नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिस पर छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, जिसे लेकर पूरा देश शर्मसार है। जी हां, रायपुर में आयोजित धर्म संसद में कालीचरण द्वारा गांधी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो धर्म संसद घोषित तौर पर कोई सियासी आयोजन नहीं है, लेकिन मामले ने पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले लिया है। बीजेपी कह रही है कि आयोजक कांग्रेसी है, तो पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो कांग्रेस जवाबी पलटवार कर रही है कि अगर आयोजन कांग्रेस का था तो बीजेपी नेता क्या कर रहे थे। कांग्रेस और बीजेपी में जारी सियासी रस्साकशी के बीच कालीचरण पर दूसरे राज्यों में भी एफआईआर जारी है। अब सवाल यह है कि आखिर पुलिस की पकड़ में कब आएगा कालीचरण। धर्म संसद में कालीचरण ने राष्ट्रपिता को लेकर अपशब्द का इस्तेमाल केवल अपनी पब्लिसिटी के लिए किया। आखिर वहां मौजूद लोगों ने इसे बर्दाश्त क्यों किया? ऐसे तमाम सवाल हैं जिन पर अगले 1 घंटे तक हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। इस्लाम का टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है। नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। ये कथित संत की बोली है जिसे आपको हम हूबहू सुना भी नहीं सकते, इसलिए हमें बीप का सहारा लेना पड़ रहा है। कहने को तो ये धर्म संसद थी, लेकिन एक धार्मिक मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में ऐसे अपशब्द और गलत बातें कही गईं, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मच गया। गांधी जी का अपमान करने पर कांग्रेस ने रायपुर में कालीचरण महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। हालांकि एफआईआर के बाद भी इनके तेवर नहीं बदले। गांधी के मामले में अपशब्द बोलने के लिए मुझ पर एफआईआर दर्ज हुई, मुझे उसका कोई पश्चाताप नहीं है। और अगर सच बोलने की सजा मृत्यु है तो स्वीकार है। कालीचरण ने वीडियो जारी कर अपने बयान को सही ठहराते हुए कहा कि वो अपनी टिप्पणी पर तटस्थ हैं और इसके लिए मृत्युदंड भी मंजूर है। उधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कालीचरण को चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो इतने ही साहसी हैं तो यहां आकर सरेंडर करें। सीएम ने कहा कि कालीचरण को छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुका है और बहुत साहसी है, तो आप सरेंडर करें। वो बाहर इस प्रकार से बयानबाजी करने के बजाय तो सीधा पुलिस में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वह अपने आप को सरेंडर करें, नहीं तो गिरफ्तार करें, छत्तीसगढ़ पुलिस जाएगी। धर्म संसद के मंच से राष्ट्रपिता का अपमान करने वाले कालीचरण पर देश के दूसरे हिस्से में भी एफआईआर होने लगी है। रायपुर और अकोला के बाद महाराष्ट्र के पुणे में भी मामला दर्ज हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस फरार कालीचरण की तलाश कर रही है। रायपुर पुलिस की 3 टीमें महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुकी हैं। इधर इस मामले में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की एंट्री ने नया एंगल दे दिया है। एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी ने कहा कि धर्म संसद का आयोजन कांग्रेस के बिना मुमकिन नहीं था। इधर बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि आयोजन करने वाले कांग्रेस के लोग हैं, इसलिए पहले कांग्रेसियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया कि अगर आयोजन कांग्रेस का था तो रमन सिंह क्यों शामिल हुए थे। जो बातें आई है सामने, इस पूरे आयोजन को करने वाले कांग्रेस के लोग हैं। जो आयोजन करने वाले हैं उनके ऊपर सबसे पहले कार्रवाई हो। देखिए, आयोजन भी कांग्रेस का ही था। उन्हीं लोग संरक्षक, उन्हीं लोग आयोजक थे, उनका आयोजन था। और जिस तरह से मतलब सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, आयोजक जो थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के एजेंट नहीं है, तो उनको ये कहना चाहिए कि ये हमारा सदस्य नहीं है, और इन्होंने जो बातें कही है गांधी जी के बारे में वो गलत है। हमारी सरकार ऐसे अन्यायी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हमारे उससे करेगी। डॉक्टर रमन सिंह जी किसके बुलावे पे उस धर्म संसद में शामिल होने गए थे? क्या किसी कांग्रेसी के बुलावे पे गए थे शामिल होने? भारतीय जनता पार्टी इस मामले में बौखलाई इसलिए है कि उनका जो एजेंट था कालीचरण, उसके ऊपर में एफआईआर दर्ज हुई है। इससे पहले धर्म संसद के आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शासन प्रशासन से कालीचरण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर चुके हैं। बहरहाल कुछ दिन पहले जिस कालीचरण की ख्याति शिव तांडव स्त्रोत की वजह से हुई थी, अब वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द बोलकर कुख्यात हो चुके हैं। पूरा देश राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम को आदर्श से पुकारता है। उसे संत का चोला पहने कालीचरण ने एक धर्म संसद में अपशब्द कहे, लेकिन किसी ने उसका विरोध तक नहीं किया। हालांकि कार्यक्रम के संरक्षक महंत राम सुंदर दास नाराज होकर मंच छोड़कर चले गए थे।
लेकिन मामला तुल पकड़ने के बाद इस बात पर लड़ाई शुरू हो गई कि आयोजन में कालीचरण को किसने बुलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। हमारी साइड नहीं लेते, हमको समझाते हैं। वैसे तो किसी भी क्षेत्र में प्रसिद्धि पाने के दो रास्ते होते हैं, अपनी दक्षता बढ़ाई जाए, सौम्यता कायम की जाए और अपने अनुभव के आधार पर आगे बढ़ा जाए। दूसरा एक शॉर्ट रास्ता होता है, छोटा रास्ता होता है, वो ये होता है कि पब्लिसिटी स्टंट के जरिए आगे बढ़ा जाए। हालांकि ये जो कथित संत हैं कालीचरण महाराज, इन्होंने ये पब्लिसिटी स्टंट के तहत ही किया, क्योंकि इसके पहले भी आप शिव तांडव स्तोत्र के बारे में देख चुके हैं, वो भी उनका एक अपने आप को प्रसिद्ध करने का एक जरिया था। खैर, इस आयोजन के दौरान उन्होंने जो कहा उससे दो महत्वपूर्ण बातें निकली। एक तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के खिलाफ जो शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसको लेकर पूरे देश के लोग आक्रोशित हैं, लोगों के अंदर बहुत दुख है इस बात को लेकर कि ऐसी बात एक धर्म संसद में की गई जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों दलों के लोग थे। दूसरी बात, उन्होंने जो एक नरसंहारी शब्द का इस्तेमाल किया, मुस्लिम्स के खिलाफ जो बात की, मुसलमानों के खिलाफ बात की, वो अपने आप में बहुत आपत्तिजनक है। दो अलग अलग पहलू हैं। हम हमारी इस चर्चा में 5 हमारे खास मेहमान हैं। भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ विधायक और विधानसभा में बहुत प्रखर वक्ता के रूप में शिव रतन शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन हैं, और पिछली चर्चा के दौरान राजेंद्र तिवारी जी ने इस बात का आग्रह किया था कि चर्चा का समय कम था और विषय को पूरी तरह से रखा नहीं जा सका और जो बात आनी चाहिए थी वो नहीं आ सकी। इस कारण हमने इस चर्चा को आज 1 घंटे का समय दिया है और उसमें हमने अलग अलग विषयों के विशेषज्ञों को बुलाया है। रमेश नैयर जी प्रदेश के और देश के ख्याति लब्ध पत्रकार हैं, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और देश की राजनीति से लेकर सभी विषयों पर अपना विशेषाधिकार रखते हैं। नैयर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। महेंद्र रामसुंदर दास वर्तमान में गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता के रूप में उनकी छवि है, जयपुर से विधायक रह चुके हैं। धर्म के मामले में, कर्मकांड के मामले में उनकी विशेषज्ञता है। रामसुंदर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। रोहित शर्मा जी हमारे साथ हैं। इसके कानूनी पक्ष, जो इसमें धाराएं लगी हैं वो कितनी प्रभावी हैं, उससे ये कालीचरण के ऊपर क्या क्या हो सकता है, उनको कितने साल की सज़ा हो सकती है, उसको प्रूव कैसे किया जाएगा, और इस सारी बातों पर हम रोहित शर्मा जी से बात करेंगे। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात महंत रामसुंदर दास जी आपसे कर ली जाए, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि आप इस आयोजन समिति के प्रमुख हैं और आपके कारण ही बाकी दलों के लोग इसमें जुड़े थे। जिस समय कालीचरण जी ये भाषण दे रहे थे, जब अपना उद्बोधन दे रहे थे, उस समय आप भी वहाँ पर थे, ऐसा कहा जा रहा है। और जो दर्शक थे उन्होंने जिस तरह से तालियों से उसका स्वागत किया, उनकी बात को जिस तरह से उसका उत्साहवर्धन किया, और उस समय वहाँ पर आपकी पार्टी के और नेता या दूसरे लोग भी बैठे थे जिन्होंने इस बात का प्रतिकार नहीं किया, जैसा कि असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि वहाँ सभी पार्टी के लोग थे और कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर, और ऐसा आयोजन कैसे हो गया और इतनी बड़ी बात कैसे कह दी। हालांकि उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में जो के खिलाफ जो बात कही गई उसको लेकर कहा, गांधी जी को लेकर उन्होंने नहीं कहा है। नाम क्या इनका? डॉक्टर सीरीज जी। आदरणीय सीरीज जी, यह आयोजन सनातनियों के द्वारा किया गया था। रायपुर में एक संस्था है, नीलकंठ सेवा संस्थान, और उसके द्वारा यह आयोजन किया गया था। इस संस्था के कर्ता धर्ता नीलकंठ त्रिपाठी जी। वो दूधाधारी मठ में आज से 3 माह पहले आए थे और उन्होंने कहा कि हमें 3 दिन का धार्मिक कार्यक्रम कराना है और उसके रावण भाठा जो मैदान दूधाधारी मठ का है उसकी उनको आवश्यकता है। धार्मिक कार्यक्रम है ये उन्होंने कहा, तो उनको यह मैदान उपलब्ध कराया गया था। उसके बाद 15 दिन के बाद वो पुनः आए और उन्होंने कहा कि 2 दिन का यह कार्यक्रम रहेगा जो धर्म संसद के नाम से रहेगा। मैंने उनको कहा था कि धर्म संसद का आयोजन कोई शंकराचार्य ही करते हैं और नहीं कर पाते इसको। तो उन्होंने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद जी और जगत गुरु स्वामी निश्चलानंद जी से उनकी चर्चा हो चुकी है और दोनों उसमें उपलब्ध रहेंगे और भारतवर्ष के अन्य संत भी इसमें रहेंगे। लेकिन जब कार्यक्रम का 2 दिन बचा था तब मुझे कहा गया कि स्वरूपानंद जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और निश्चलानंद जी महाराज जगत गुरु कश्मीर के यात्रा में हैं, इसलिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन भारतवर्ष के अन्य संत आ रहे हैं।
25 तारीख को यह कार्यक्रम धुआधारी मठ से शोभा यात्रा, निशान यात्रा और कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ, जो बहुत ही शांतिपूर्वक और भारतीय संस्कृति के अनुरूप यह यात्रा प्रारंभ हुई। 26 तारीख को प्रातः 10 बजे से संत समाज का उद्बोधन शुरू हुआ था और आयोजक बंधुओं ने पहले ही सभी संतों से आग्रह किया था कि चूंकि भारतीय संस्कृति सनातन धर्म का धर्म संसद है, इसमें केवल सनातन धर्म विषय में बात रखी जाएगी। और यह आयोजन चूंकि सनातनियों के द्वारा किया गया था, तो इसमें सभी सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे। यह किसी पार्टी विशेष का नहीं था। जो ये कह रहे हैं कि यह कांग्रेस द्वारा आयोजित था, यह गलत है, क्योंकि कांग्रेस के द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम नहीं था। मैं भी आयोजक नहीं था, मैं तो इसमें केवल एक संरक्षक की भूमिका मुझे वे लोग दिए थे। जब संत कालीचरण जी बोलने लगे तो मंच की एक गरिमा होती है, उसके तहत जिनको बुलाया जा रहा था वो वहां पे जाके बोल रहे थे। मैं भी अपने नंबर का प्रतीक्षा कर रहा था और संचालक के द्वारा जब मुझे बुलाया गया, मेरा नाम पुकारा गया, तब मैं मंच पर गया, तब मैं माइक पर गया और जो मुझे बोलना था सनातन धर्म को, भारतीय संस्कृति को, उसको मैंने कहा। और उसी बीच में मैंने इस बात का आपत्ति भी दर्ज कराया कि संत कालीचरण जो कुछ भी यहाँ से बोल के चले गए वह उचित नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विषय उन्होंने जो कुछ कहा वह उचित नहीं है। मैंने जो वहां बैठे थे उनसे ही मैंने पूछा कि आपने ताली क्यों बजाया जब वो ऐसा बोल रहा था। तो संत समाज से ही मैंने कहा, जब सनातन धर्म के विषय बोलने के कहा गया था और इस प्रकार बात आई तो किसी ने आपत्ति क्यों नहीं किया। मैंने संचालक से भी कहा इस बात को कि जब इतनी बड़ी बात हो गई तो आपको उनको तुरंत टोकना चाहिए था, आपने यह अपना भूमिका नहीं निभाया। संचालक ने मुझे कहा कि उन्होंने क्या कहा मैं सुन नहीं पाया, ये उनका जवाब था। तो मैं ये कहना चाहता हूं उस धर्म संघ जो कुछ भी हुआ उस दिन और संत कालीचरण जी द्वारा जो बोला गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर के, वह घोर आपत्तिजनक था, जिसका मैंने विरोध किया और उसके बाद उस धर्म संसद से मैंने अपने आप को पृथक अलग कर लिया, वहां से मैं चला आया। महंत राम सुंदर दास जी, ये जो आयोजन हुआ इसके लिए फंडिंग कहाँ से हुई, इसके लिए जो समिति बनी उसमें कौन कौन था और इसका उद्देश्य क्या था इस धर्म संसद का? धर्म संसद का उद्देश्य भारतीय संस्कृति सनातन धर्म को जन जन तक पहुंचाना था। हमारी भारतीय संस्कृति सनातन धर्म क्या विशेषता है उसको जन जन तक पहुंचाना था। और फंडिंग कहां से हुई, कैसे हुई, इस बात का जवाब तो आयोजक बंधु देंगे और उसके प्रमुख हैं नीलकंठ त्रिपाठी जी। चलिए, उसका जवाब नीलकंठ त्रिपाठी जी देंगे। हमारे साथ रमेश नैयर जी भी हैं। नैयर जी, पूरा जो घटनाक्रम हुआ और उसमें जो आरोप लग रहे हैं पूरे देश स्तर पर, राहुल गांधी जी ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई है, भूपेश बघेल जी ने भी, और तमाम तरह की बातें हो रही हैं उसमें। AIMIM के जो प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी कहा है कि सारी पार्टियों के वहाँ नेता थे, उन्होंने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, बड़ा लंबा चौड़ा उन्होंने एक उस पर अपना वक्तव्य दिया है। आपका क्या मानना है, किस तरह से ये सब चीज़ें हुई और जो राष्ट्रपिता के बारे में कहा गया और वैसी स्थिति में वहाँ जो लोग मौजूद थे उनको क्या करना चाहिए था? देखिए, मैं 1-1.5 मिनट का समय इसलिए एक बात पे लेना चाहूँगा कि मैं स्वयं सनातन धर्म में हिंदू हूँ और जो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है पश्चिम पंजाब का, गुजरात, उसके कुंजा कस्बे से हूँ, जहाँ गांधी जी के निजी सचिव प्यारेलाल थे और उनकी छोटी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर थी। तो हम लोग उस समय से कांग्रेस को देखते आ रहे हैं, कभी भी गांधी जी के विरुद्ध इस प्रकार की बात नहीं कही गई। मैं 8 साल का हो चुका था जब हम लोग शरणार्थी बनकर के फिरोजपुर आ गए थे। तो वहां पर भी सभी जगह पर ये एक जगह पर वहां एक घटना हुई थी कि किसी एक कोने में कुछ लोगों को मिठाई बांटते हुए देखा गया। गांधी जी की हत्या वाला दिन था वो, तो उसको लेकर के वहीं के नागरिकों ने उसका विरोध किया और उन लोगों से मिठाई लेकर के नाली में फेंक दी। मेरी दादी भी उसमें थी, क्योंकि वो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब प्रभात फेरियां निकला करती थी, कीर्तन हुआ करते थे, उनमें वो जाया करती थी। तो वो लोगों ने नाली में वो मिठाई फेंक दी। तो उस समय भी ये प्रयास किया गया। तो ये एक वर्ग हमेशा ऐसा करता रहा है, गांधी जी के विरोधी रहे हैं और
गांधी को जब हम राष्ट्रपिता कहते हैं तो फिर हमें इस प्रकार उनको लांछित नहीं करना चाहिए। गांधी जी पर सबसे बड़ा आरोप उस समय विभाजन के समय ये लगाया गया कि जब मुसलमान जहां पर अल्पसंख्यक थे वहां पर जब उनके ऊपर थोड़ा सा अत्याचार होने लगा, बंगाल में, नोआखाली में, उधर, तो वहां वो दौड़े दौड़े गए। लेकिन पश्चिमी पंजाब में जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, हमारे परिवार भी उनमें से था। हमारे परिवार के साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि प्यारेलाल और सुशीला नैयर के अनुगामी और उनके समर्थक बहुत बड़ी तादाद में थे, तो उस तरह से हम लोग बच के आए। तो ये मैं इसको गलत मानता हूं कि ठीक है, जब हम उनको राष्ट्रपिता मानते हैं, मैं तो बता रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा हुआ है गांधी जी को। मैं 8 साल का था जब 30 जनवरी को उनकी हत्या हुई। नैयर साहब, उनकी शहादत, मैं तो उसको हत्या नहीं शहादत कहता हूं, तो उस समय मैंने उनको जी। मेरा सवाल ये है कि जिस समय ये वक्तव्य दिया जा रहा था मंच से, तो जो लोग मंचासीन थे या जो लोग दर्शक दीर्घा में थे, जो लोग नीचे बैठे हुए थे, उनको क्या करना चाहिए था आपके अनुसार? जैसा कि महंत जी ने बोला कि एक मंच की मर्यादा होती है, उसकी गरिमा होती है, इसके तहत जब नंबर आता तभी बोलते हैं, बीच में रोक टोक नहीं सकते। अब उनकी मर्यादा हो जाने, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं, मंत्री हमारे लिए भी श्रद्धेय हैं। लेकिन अगर मंच से, सार्वजनिक मंच से यदि गांधी जी के बारे में इस प्रकार कहा जा रहा था, तो आयोगों का धर्म बनता था, फर्ज नहीं धर्म बनता था कि जिस व्यक्ति को हम राष्ट्रपिता कहते हैं उसके विरुद्ध यदि ऐसी बात की जा रही है तो आयोगों को चाहिए था कि उनको टोकते। दूसरा, नैयर साहब, ये जो ट्रेंड नया चला है महात्मा गांधी जी को लांछित करने का, अभी कुछ ज़्यादा ही 1-2 साल से देखने में आ रहा है। ग्वालियर में भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जहाँ पर नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने की बात की जाती है, वहाँ पर हिंदू महासभा के कार्यालय में उनका महिमा मंडन होता है, उनका जन्मदिन मनाया जाता है। ये इस प्रवृत्ति के पीछे क्या दिखता है आपको, किस दिशा में जा रही हैं चीज़ें? श्री जी, ये बहुत पुरानी ही, मैंने आपको बताया कि जब मैं केवल 8 वर्ष का था तब की घटना मैंने बताई। फिरोजपुर में हम लोग पहले आकर के रुके थे, फिर अमृतसर गए, उसके बाद में हम लोग वहां से भारत के शेष हिस्सों में गए और बहुत बाद में आकर के रायपुर में। तो ये प्रवृत्ति थी क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका ये मानना था, जो खासतौर से जो पश्चिमी पंजाब से आए थे हिंदू, जिनका सब लुट-पिट गया है, लोग परिवार के लोगों को मार डाला गया, सरेआम कत्लेआम हुआ। मैं छोटा सा था, 8 साल की उम्र में, मैंने लोगों को कत्ल होते हुए देखा। तो वो एक द्वंद्व था, एक भावना थी। लेकिन सब ने जब मिल करके, हम सब लोगों ने मिल करके जब उन्हें राष्ट्रपिता मान लिया और उनकी सारी कुर्बानियों से इस देश की आज़ादी में बहुत बड़ा उनकी कुर्बानियों का भी योगदान था, तो हमें उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। इस प्रकार का शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से जो उनके विरुद्ध कहा गया है, मैं उससे असहमत हूं पूरी तरह से और उसे घृणास्पद भी मानता हूं। चलिए, ठीक है। अब हमारे साथ अधिवक्ता रोहित शर्मा जी भी हैं, बिलासपुर से जुड़े हैं। रोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ टिकरापारा थाने में जो FIR हुई है उनके खिलाफ, कालीचरण के खिलाफ, उसमें जो धारा लगाई गई है 294 और 505(2), ये धारा किस चीज़ के लिए है और उसमें कितने साल की सज़ा हो सकती है, और इस धारा जो लगाई गई है, ये वाला जो जुर्म है, वो कैसे अदालत में सही साबित हो सकता है? जी, देखिए, जहाँ तक विषय है, ये IPC की 2 धाराएं हैं इंडियन पिनल कोड की। धारा जो 505(2) है, वो मूलतः उसमें जो सजा है अधिकतम 3 वर्ष या जुर्माना या दोनों से दंडनीय है, और 294 जो है वो उसमें जो अधिकतम सजा है वो 3 मास है या जुर्माना या दोनों। अभी प्रारंभिक विवेचना के स्तर पर है। बाकी लोगों के बयान जुटाए जाएंगे, अन्य साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे, और हो सकता है इसके बाद इसमें कुछ और धाराएं भी जुड़ सकती हैं, घट सकती हैं। ये तो पुलिस का कार्य है। पर जहां तक ये 2 विषय जो धाराएं हैं, ये मूलतः आपसी वैमनस्य फैलाने के लिए, समुदायों के मध्य में हेट्रेड फैलाने के लिए, इस प्रकार के कृत्यों के लिए लगाई जाती हैं, जिसको हम जनरली पब्लिक मिसचीफ कहते हैं। अब जहां तक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि
कि गांधी जी जिन्हें हम राष्ट्रपिता मानते हैं, उनके विरुद्ध जिस प्रकार की टिप्पणी हुई है, कुछ लोग उसको समर्थन कर रहे हैं, कुछ विरोध कर रहे हैं, पर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हमें यह देखना पड़ेगा कि भारत किस प्रकार का विषय विशेषज्ञ देश है। हम भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में सबको बोलने की आजादी देते हैं, पर वही 19 लोगों के बोलने की आजादी में युक्त निर्बंधन भी लगाता है। और जब भी कोई व्यक्ति जो स्वयं को संत कहता हो और इतने बड़े मंच का उपयोग करता हो, तो उसे स्वयं की वाणी पर इस प्रकार के उनके जो भी विचार थे वो व्यक्तिगत रूप से रखते, अपने अंदर मन में रखते। पर जब पब्लिक प्लेटफॉर्म में इस तरह की बातें आती हैं तो पब्लिक के बीच में एनिमिटी, हेट्रेड की भावना बढ़ती है। इसके बारे में पुलिस ने संज्ञान लिया है। शर्मा जी, मेरा पूछने का आशा ये था कि जो महात्मा गांधी जी का अपमान उन्होंने किया है, उनके बारे में जो अपशब्द कहे, उसमें उनको सजा होगी कि जो उन्होंने मुसलमानों के बारे में कहा है, जो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के बारे में कहा है, जो देश में लोगों के बीच में घृणा फैलाने वाली बात की, किस मामले में उनको सजा हो सकती है? देखिए, किस मामले में जो जुर्म दर्ज हुआ वो ज्यादा मजबूत है, ज्यादा पक्का है, अदालत में ज्यादा ठहर पाएगा? जी देखिए, भारत का जो संविधान है वो किसी भी जाति, धर्म, विशेष लिंग के विरुद्ध किसी भी प्रकार की वैमनस्यता फैलाने से स्ट्रेट फॉरवर्ड रोकता है। तो स्वाभाविक रूप से जो किसी एक जाति, एक धर्म के विषय में जो उन्होंने जो शब्द आए हैं वो बेहद आपत्तिजनक हैं। और भारत की जो शैली है, हम सॉवरेन हैं, सेक्युलर हैं, धर्मनिरपेक्ष जो राज्य हैं, उसके मूलभूत इकाइयों पर उस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो उसमें तो स्वाभाविक रूप से ये स्पष्ट दिख रहा है कि एक घोर आपत्तिजनक है। रही बात जहां तक महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने की बात है या राष्ट्रपिता नहीं मानने की बात है, तो कालीचरण जी को कुछ पूर्व के जो धार्मिक ग्रंथों के अलावा भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। भारत का संविधान जब रचा जा रहा था तो भारत के संविधान को रचने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई थी, संविधान सभा गठित हुई थी। उसी संविधान सभा में जब ये संविधान रचा नहीं गया था, तब भारत में महात्मा गांधी को उनके असैसिनेशन के बाद जब उनकी हत्या हो गई, और हेलो, आपकी आवाज आ रही है? जी 6 नवंबर 1948 को उसी संविधान सभा के एक सदस्य थे श्री अरुण चंद्र गुहा जी। अब अरुण चंद्र गुहा जी जब उस संविधान सभा में बोल रहे थे, तब उन्होंने सारे पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो मृत हो चुके हैं उन सबको याद किया और ये कहा कि मैं अपना शीश झुकाता हूं, मैं नमन करता हूं इन सारे लोगों को जिनके कारण भारत आज एक स्वतंत्र राज्य बन पाया है। और अंतिम में उन्होंने कहा कि अंतिम में मैं अपना सिर झुकाता हूं भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की ओर। तो जिस संविधान की रचना की जो सभा थी उसने ही स्पष्ट रूप से स्वीकार कर लिया हो किसी व्यक्ति को कि वो भारत का राष्ट्रपिता कहलाएगा, रोहित जी उस पर प्रश्न चिन्ह। जी रोहित जी, ये तो भूमिका वाली बात हो गई। मैं महात्मा गांधी जी के लिए जो उन्होंने अपशब्दों का इस्तेमाल किया उसमें सजा हो सकती है या नहीं हो सकती है, उस मामले में जो जुर्म दर्ज हुआ वो कितना मजबूत है, ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, जहां तक जुर्म जो दर्ज हुआ है महात्मा गांधी के विरुद्ध टिप्पणी पर, वो किसी जो जनता है और उनके ऊपर जो उनको मानने वाले हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची है, ये तो स्पष्ट है। और आपके जो बोलने की जो स्वतंत्रता है उसके कारण अगर किसी दूसरे को ठेस पहुंचती है तो उस पर सजा होने का युक्त आधार मौजूद है। शर्मा जी, एक चीज और, ऐसे कितने मामले आपके संज्ञान में हैं जहां इस तरह के भाषण देने पर, इस तरह का उद्बोधन देने पर लोगों को सजाएं हुई हैं और वो अदालत के अंदर प्रूफ हुए हैं? देखिए, ऐसे बहुत सारे मामले हैं। ऐसे प्रत्येक एनसीआरबी के पोर्टल पे जब हम जाएं तो हमको ऐसे लाखों केसेस मिलते हैं जो सेक्शन 294, 5052 और इसके अलावा जो हम आज कल देख रहे हैं चर्चा में सुप्रीम कोर्ट में भी है, सेक्शन 124A जिसको हम सेडिशन या राजद्रोह कहते हैं, उसके पे दर्ज होता है। वर्तमान प्रकरण में वो 124A भले दर्ज नहीं है, बट बाकी धाराओं पे हजारों केसेस दर्ज होते हैं, सैकड़ों में सजाएं भी होती हैं। पर यह बात सही है कि ये पूरा का पूरा दारोमदार पुलिस पर है कि वो कितनी गहनता से, विशेषताओं से सबूतों को इकट्ठा करती है और वो सबूत जब कोर्ट के समक्ष आते हैं तो वो कितनी तत्परता से और निष्पक्षता से अपने बयानों को दे पाते हैं। इसमें राजद्रोह का मामला कितना मजबूत दिखता है आपको? इस पर कोई टिप्पणी करना पुलिस की विवेचना पे हस्तक्षेप करना हो जाएगा, तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। चलिए ठीक है। हमारे साथ राजेंद्र तिवारी जी भी हैं।
राजन तिवारी जी, जब 2 दिन पहले हम चर्चा कर रहे थे तो आपका कहना था कि इस विषय पर एक बड़ी चर्चा होनी चाहिए, इसलिए मैंने बड़ा पैनल इस चर्चा के लिए और समय भी बढ़ाया है। अब जिस तरह से AIMIM के जो चीफ हैं वो आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, सभी पर आरोप लगा रहे हैं। आपकी पार्टी का जो स्टैंड है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है टीमें गई हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। तो जैसा कि रोहित शर्मा जी का कहना था, ये सारी जो दारोमदार है पुलिस पर है कि वो इस मामले को कितना मजबूत बनाती है, किस तरह से पेश करती है अदालत के अंदर। आपका क्या कहना है पूरे मामले में, जिस तरह से महात्मा गांधी जी को लेकर इतनी घोर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, उनके बारे में बोला गया और साथ में समुदायों के बीच में भी जो वैमनस्य फैलाने की उन्होंने बात की, आपकी पार्टी का स्टैंड अब कैसा होगा? अभी जो दिख रहा है उससे और कैसे आगे जाएंगे आप? अब आपने डॉक्टर मिश्र मेरे आग्रह पर समय तो बढ़ाया है, मगर जो परिचर्चा में शामिल अतिथि है उनकी भी संख्या बढ़ा दिया है, तो किल मिला के ढाक के 3 बात है ये। मगर फिर भी कोई बात नहीं, 1 घंटे में मुझको बोलने का अवसर मिले। सबसे पहले मैं महंत जी को प्रणाम करते हुए, जो सचमुच संत हैं और धर्मानुकूल आचरण करने के लिए प्रसिद्ध हैं, उनको प्रणाम करता हूं। आज वो यहां पर बैठे हुए हैं। मैं नैयर जी को नमस्कार करता हूं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे बड़े पुराने वाकिफकार हैं। बाकी मित्रों को भी, शर्मा जी को और बाकी सारे साथियों को नमस्कार करते हुए कुछ अपनी बात कहना चाहूंगा। आपने जो सवाल पूछा है, शुरुआत आपने उसुद्दीन ओवैसी से किया है। मैं तो इस व्यक्ति के बारे में मैं क्या कहूं आपको, मैं इसको घोषित, मेरी दृष्टि में, भाई ये हो सकता है सबका अपना अपना नजरिया हो, मैं इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का एजेंट जैसा मानता हूं। इसकी आदत है कुछ ना कुछ उटपटांग बेतुकी बात करो और उसकी प्रतिक्रिया हिंदुओं में हो। ये एक इस प्रकार का वातावरण ये ओवैसी बना के रखे। इनके कई बयान इतने ज्यादा आपत्तिजनक है कि मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। अब वो ना समझ जैसा बयान दे रहे हैं कि कांग्रेसियों की सहमति के बिना कैसे होता। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें, थोड़ा सा समय दे दीजिएगा तिवारी जी। तो पहली बात यह है कि ये आयोजन कैसे हुआ, इसकी तो बड़ी अच्छी व्याख्या आदरणीय, हाँ जी, एक लाइन असुद्दीन ओवैसी ने जो कही वो आपको सुनाना चाहूंगा। पूछ लीजिए फिर, नहीं तो मुझको धारा पर बोलने दीजिए लगातार। फिर जब कालीचरण यह भाषण दे रहा था तो दर्शकों के बीच कांग्रेस नेता प्रमोद दुबे, भाजपा नेता सच्चिदानंद उपासने और नंद कुमार साय भी मौजूद थे। किसी ने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। जब दोनों हाथ जोड़कर कालीचरण ने नमस्कार किया तो भीड़ नारे लगाकर तालियां बजाने लगी, लेकिन राम सुंदर के भाषण को ऐसा समर्थन नहीं मिला। इससे वहां मौजूद लोगों की मानसिकता साफ समझ में आती है। वो आदमी घटनास्थल पर था क्या? वैसी अब ये इस तरह की बकवास बातें, इसी तरह की बकवास बातें करने के लिए ये मुस्लिम भाइयों के बीच में अपनी पैठ बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरह की बहुत ऋणात्मक बातें करते हैं जिसकी प्रतिक्रिया हिंदू भाइयों में होती है। तो ये हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा नेता हो, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। मगर मैं थोड़ा सा, महंत जी ने काफी विस्तार से अपनी बात कही है। सबसे पहली बात तो यह है कि नैयर जी ने भी अपनी बात कही है। हालांकि गांधी पर मैं बोलने लगूं तो बहुत लंबा बोलने का मुझको मौका मिलना चाहिए, मगर मैं बहुत संक्षिप्त में कुछ बातें कहूंगा। नैयर जी ने कहा कि जब कत्लेआम हो रहा था, गांधी जी नोआखाई में थे, ठीक है, और बुनियादी रूप से कुछ बातों को, ये बहुत जटिल विषय है और इसकी गहराई से मीमांसा होनी चाहिए कि ये सब हो क्यों रहा है। मगर उसके लिए भी समय कम पड़ेगा जितना आपने दिया। मगर ये समझ जाइए आप कि गांधी केवल और केवल भारत के लिए नहीं है। गांधी की स्थिति तो यह है, मुझे पूरी दुनिया घूमने का सौभाग्य मिला है परमात्मा की कृपा से, और मैंने इतनी बड़ी संख्या में शायद किसी भी महापुरुष की प्रतिमा पूरी दुनिया में नहीं देखी जितनी अकेले गांधी की देखी है।
मैंने अमेरिका से लेकर के न्यूजीलैंड तक के तमाम देशों की, उशवाया से लेकर के अलास्का तक की यात्रा किया और मैंने देखा कि गांधी हर जगह, मोटे तौर पर हर जगह गांधी की प्रतिमा रही है और इस देश को गांधी के देश के नाम से जाना जाता है। आप जाइए कभी विदेश, लोग गांधी का देश कहते हैं इसको। गांधी और बुद्ध के रूप में ये पूरी दुनिया में विख्यात है। 16 देश ऐसे हैं जो गांधी के आदर्शों पर चलते हुए आजादी को प्राप्त हुए हैं और उनके नेताओं ने ये सारा क्रेडिट, जो सारा श्रेय है, वो गांधी के विचारों को दिया था। हमारे यहां गांधी के मामले में इस तरह की बातें होती है। अब ये दूसरी बात है, गांधी की आलोचना, अब गांधी जी के विचारों से असहमत होना यह दूसरी बात है। गांधी के विचारों से असहमत तो बाबा साहब अंबेडकर भी थे। पूना पैक्ट के बाद में एक लकीर बनी, मगर गांधी के प्रति अंबेडकर का कितना सम्मान था वो भी हम सब जानते हैं। दरअसल इसकी मीमांसा समझनी पड़ेगी। एक तो धर्म संसद के मामले में मुझको एक बात कहनी, निश्चलानंद स्वामी ने काफी पहले इस बात को कहा था कि यह धर्म संसद का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए करवाते हैं ताकि नकली शंकराचार्य को जन्म दे सके। मैं ये बात गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य को, और बड़ी मुश्किल की बात यह है कि आजकल तो इतने नकली शंकराचार्य तैयार कर दिया इन्होंने कि जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म की मूल भावना है उसको ही तिरोहित करने का प्रयास किया जा रहा है और उसके पीछे मुखौटा राजनीति का लगा है। केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बात की जा रही है। गांधी की आलोचना क्यों हो रही है आपको समझना पड़ेगा। शुद्ध रूप से गांधी की दो विचारधारा थी। एक तो बात यह कि वो दलितों के प्रति उनके मन में बेहद प्रेम, बेहद सम्मान था, इसलिए अछूतोद्धार की धारणा को बल देते हुए उन्होंने एक अभियान चलाया। दूसरा निश्चित रूप से अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम था। तो अल्पसंख्यकों के प्रति प्रेम और दलितों के प्रति प्रेम उन लोगों को कैसे स्वीकार होगा जो इन दोनों वर्गों से बिल्कुल भी इन दोनों को पसंद नहीं करते हैं। अभी हरिद्वार की सभा में क्या कहा गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब ये कहा कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, तो एक तथाकथित संत जो लबादा ओढ़ करके बैठे हुए थे भगवा वस्त्र का, जिसको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, जिस वस्त्र को कि वो एक पंक्ति है ना कि संत हुए नीलाम मजहब की भट्टी में, कोई भेद नहीं साधु पाखंडी में, ये नंगे हो गए राजनीति की मंडी में। तो क्या कहा उन्होंने कि अगर मैं होता तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को गोली मार देता वहां पर। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने मुसलमानों के लिए नहीं कहा, उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए कहा। अब अल्पसंख्यकों में मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। तो ये जो भावना है अल्पसंख्यकों के विरुद्ध, चाहे वो कोई भी हो, दलितों के प्रति जो इनके मन में विद्वेष है, और यही तो गांधी का मूल विचार था। गांधी तो अपने आप को सनातनी हिंदू कहते थे। उनकी तो धर्म की प्रार्थना, वो अपनी संध्या की पूजा ही वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। भगवान का व्यक्ति वो है जो दूसरों के दुख को जाने। या रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम, ये उनकी दिनचर्या के हिस्से हुआ करते थे। तो गांधी के प्रति इतना विद्वेष ये जो चलाया जा रहा है। अब मुश्किल ये है कि भगवा वस्त्र धारण कर लिया इन्होंने, ये दो कौड़ी का आदमी, अरे गरे नथु खैरे। अभी केवल इसलिए इनकी चर्चा हुई क्योंकि शिवतांडव स्तोत्रम का इन्होंने पाठ किया। उस दिन मैंने आपके उसमें शिवतांडव स्तोत्रम का पाठ किया था, मुझको 10 फोन आए कि आपने बहुत अच्छा पाठ किया, उसको पूरा करना था। मैंने कहा डॉक्टर मिश्र मुझको टाइम नहीं देते, नहीं तो मैं पूरा ही सुनाता। और मेरी कुछ नहीं, वो शिवतांडव स्तोत्रम की अद्भुत महिमा है। यह दूसरी बात है कि उसका पाठ करने वाला, उसका रचयिता स्वयं रावण था, जो महान आतताई कहलाया और जिसका वध किया था भगवान श्री राम ने। तो बुनियादी रूप से दो बातों को समझने की आवश्यकता है। यह भगवा वस्त्र धारण करके सीता हरण का काम किया था रावण ने, सत्ता हरण का काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस तरह का वस्त्र धारण किया हुआ है। हमारी आपत्ति इसी बात को लेकर के। राम सुंदर दास जी बैठे हुए हैं यहां पर, पूरा जीवन इन्होंने धर्म के लिए बिता दिया। छत्तीसगढ़ की सरकार, अभी मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही है, मैं उनकी बात को दोहराना चाहूंगा, और उस बात में बहुत ज्यादा व्याख्या किया है उन्होंने
कि जो भी धार्मिक कार्यक्रम होंगे, जो भी धार्मिक आयोजन होगा, जो भी शुद्ध रूप से धर्म के प्रति आस्था से भरा हुआ कोई कार्यक्रम होगा, उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते रहे हैं, जाएंगे और जाते रहेंगे हमेशा, क्योंकि हम लोग शुद्ध रूप से धार्मिक व्यक्ति हैं। इसीलिए उसी परंपरा के अंतर्गत तो रामवन पथ गमन का निर्माण किया है भूपेश बघेल जी ने। उसी भावना के अंतर्गत तो कौशल्या माता के मंदिर का निर्माण हुआ है यहां पर, क्योंकि हम धर्म के प्रति आस्थावान हैं। धर्म, उसमें राजनीति से कोई समावेश नहीं। ये आदमी, ये दुष्ट व्यक्ति जिसने महात्मा गांधी के लिए इतनी गंदी गालियों का उपयोग किया कि आपने तो बीप से उसको सुनाया नहीं, मगर पूरे भारत में आज इस बात की चर्चा हो रही है। और ऐसे इस तरह के नराधम व्यक्ति की, जो डर के मारे, अरे गांधी को 4 लाइन में पढ़ लिया, सत्य के प्रयोग ही पढ़ लिया होता, गांधी का थोड़ा सा अवलोकन कर लिया होता तो भागा नहीं होता, मुकाबला करता, आता, अपनी बात रखता। और गांधी की आलोचना कोई सामान्य बात थोड़ी है, तो होती रहती है, कोई नई बात बिल्कुल नहीं है गांधी की। और गांधी उसके बाद में तराश करके निकले हैं वहां से। तो गांधी के प्रति सबसे मजे की बात यह है, ये आयोजन वो लोग करते हैं, ये बातें उस तरह के लोग करते हैं जिनका गांधी से कोई लेना देना नहीं रहा। हम लोग थोड़ी सी बात कहें तो देशद्रोही कहला देते हैं। वो लोग जिन्होंने कभी गांधी का साथ नहीं दिया स्वतंत्रता संग्राम में, वो उनको गांधी ने या कांग्रेस ने कभी देशद्रोही नहीं कहा साहब, और ये कहा कि सब लोग मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करें। मगर आजकल की प्रवृत्ति ये हो गई है कि गांधी को बदनाम करो, नेहरू को बदनाम करो। और ठीक है, नेहरू के बारे में तो बहुत सी बातें हो रही, मैं गांधी पर केंद्रित करना चाहूंगा। गांधी जिन विचारों को लेकर के आज भी जीवित है, और ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक गांधी रहेंगे। उनकी आलोचना करने वाले बड़े विद्वान भी होते हैं जिनकी अपनी विचारधारा होती है। अभी जैसे नैयर जी ने कहा ना, तो उनका दर्द भी निकलता है, उनका दर्द निकलता है क्योंकि उन्होंने उस विभाजन को भोगा है, जिस तरह की बात उन्होंने की है। मगर विभाजन के मामले में चर्चा करें और क्या परिस्थिति थी, वो तो बहुत लंबा समय लेगा। मैं बहुत नम्रता से ये कहना चाहूंगा कि गांधी के बारे में बोलने से गांधी का कद और ऊंचा होता है। और गांधी को जानना है तो थोड़ा गांधी को पढ़ो, गांधी को समझो, थोड़ा दुनिया का भ्रमण करो तो पता चले कि गांधी है क्या, पूरी दुनिया में गांधी का क्या स्थान है। मगर राजेंद्र तिवारी जी, हमारी जो चर्चा है उसका जो मुख्य बिंदु है वो ये नहीं था कि गांधी की आलोचना हो सकती है नहीं हो सकती, गांधी जी के बारे में जो अपशब्द कहे उस पर लेके कि उसमें हमारी क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। शिवरतन शर्मा जी, कांग्रेस का कहना है कि आयोजन कांग्रेस का था तो डॉक्टर रमन सिंह क्यों शामिल हुए, और उन्होंने कालीचरण को आरएसएस का एजेंट, बीजेपी का एजेंट बताया है। आपकी पार्टी ने जिस तरह से इस पूरे जो घटनाक्रम है उसकी जो भर्त्सना होनी चाहिए थी, जो उसके बारे में आपकी पार्टी को आलोचना करनी चाहिए थी, उतना लाउड नहीं था आपकी पार्टी का विरोध। आदरणीय मिश्रा जी, सबसे पहले तो मैं पैनल में जितने लोग सम्मिलित हैं सभी को नमस्कार करता हूं, दर्शकों को भी नमस्कार। और आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं सारी बातों का, आपके प्रश्नों का भी जवाब दूंगा, और माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने जो प्रश्न किए हैं उन सारे बातों का जवाब देने के लिए मुझे समय दें जी। पहली बात तो आयोजन समिति की बात करें तो आयोजन समिति के जो प्रमुख थे आयोजक के रूप में जो कार्ड बटा है उसमें पंडित नीलकंठ त्रिपाठी के नाम का उल्लेख है। ये नीलकंठ सेवा संस्थान छत्तीसगढ़ से है। तो आपको ये बता दूं, ये एनसीपी के राष्ट्रीय स्तर का पदाधिकारी है। एनसीपी की जो युवा शाखा है उसके ये राष्ट्रीय सचिव। और एनसीपी का कोalition गठबंधन किसके साथ है बताने की जरूरत नहीं है। पहले भी कांग्रेस की गवर्नमेंट में एनसीपी शामिल रही है और आज भी महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के गठबंधन की सरकार है। तो प्रमुख आयोजक जो है एनसीपी से जुड़ा हुआ है, बात स्पष्ट है। आप चाहे तो इसके पदाधिकारी होने का प्रमाण पत्र आप जानकारी आप ले सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने कहा कि भाई भाजपा के लोग सत्ताहरण करने के लिए इस प्रकार का आयोजन करते रहते हैं और इसके लिए इन्हें नाम उल्लेख किया जगत गुरु आदरणीय निश्चलानंद जी महाराज का। यह धर्म संसद का आयोजन किसी पार्टी के द्वारा आयोजित नहीं था। यह आदरणीय महंत रामचंद्र दास जी ने अपने कथन में स्पष्ट किया है।
और इसके जो कार्ड बटे उसमें मुख्य संरक्षक के रूप में 8 लोगों का नाम छपा है। उस 8 में 4 लोग कांग्रेस के बहुत प्रमुख पदाधिकारी हैं। माननीय सत्यनारायण शर्मा जी विधायक हैं, माननीय विकास उपाध्याय जी संसदीय सचिव हैं, माननीय प्रमोद द्विवेदी जी सभापति हैं, पूर्व मेयर हैं, और महंत रामचंद्र दास जी स्वयं भी, जिनने कहा कि मैंने उससे अपने आप को अलग किया। 8 लोगों में 4 नाम ऐसे हैं जो सीधा सीधा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। 2 लोग धार्मिक क्षेत्र से हैं, महंत संत युधिष्ठिर लाल जी और स्वामी इंदु भवानंद जी। बीजेपी के सिर्फ 2 लोगों का नाम है इसमें, ब्रिजमोहन जी का और उपासना जी का। तो ये भाजपा का आरोप लगाना कि भाजपा के लोग हैं, ये कहना पूरी तरह से गलत है। इसमें सभी दल के लोग धर्म संसद में शामिल थे। पर जहां तक संत कालीचरण जी की बात है, उन्होंने महात्मा गांधी जी के प्रति जिन शब्दों का उल्लेख किया, अपशब्दों का, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता उनके इन शब्दों की निंदा करते हैं। उनके ऊपर सरकार ने जो कार्रवाई की है उसके प्रति हम अपना समर्थन व्यक्त करते हैं, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। पर मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपके पास। महात्मा गांधी जी के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग हुआ तो कार्रवाई हो गई, पर भगवान राम के प्रति अपशब्दों का उपयोग हो, भगवान राम को दुष्ट कहा जाए, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी। हमारे देवी देवताओं का चित्र बने, गंदे चित्र बना करके प्रकाशित हो, और ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी राज्यसभा में सदस्य के रूप में मनोनीत करे, ऐसे व्यक्ति को पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाए, क्या ये उचित है? इसका जवाब आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी देंगे। माननीय राजेंद्र तिवारी जी ने कहा कि ओवैसी भाजपा का एजेंट है, तो क्या हिंदू धर्म को जो लोग गाली देते हैं दूंगा, वो कांग्रेस के एजेंट है क्या? सवाल करके आलोचना करना। वास्तव में गांधी के विचारों की हत्या करने वाली अगर कोई संस्था है तो वो कांग्रेस है, और गांधी के विचारों के विपरीत काम करने वाली कोई संस्था है तो कांग्रेस है। आजादी के तत्काल बाद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के स्थापना का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, अब कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए और वैचारिक आधार पर लोगों को अन्य पार्टियों में चले जाना चाहिए, अन्य पार्टियों का गठन कर लेना चाहिए। पर सत्ता के लाभ खाली महात्मा गांधी के नाम के सहारे हम सत्ता प्राप्त कर सके, इसलिए गांधी जी की अंतिम इच्छा को इनने पूरा नहीं किया और गांधी के नाम पे ये सत्ता प्राप्त करते रहे, सत्ता का सुख भोगते रहे। और मनमोहन सिंह का जिक्र किया, माननीय राजेंद्र तिवारी जी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों के लिए जो कहा तो भाजपा ने उसका विरोध किया। मैं खाली मनमोहन सिंह जी के कथन को याद दिलाना चाहता हूं। मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संसाधनों का उपयोग करने का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों को है। हमारा देश पंथनिरपेक्ष देश है, हम सर्वधर्मों के प्रति समभाव की बात रखते हैं, तो संसाधनों के उपयोग का पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का क्यों? जो गलत है उसका हम विरोध करते हैं। और दूसरी बात, आप हिंदू धर्म को हमेशा पालित करने की बात नहीं। भगवा आतंकवाद, इस शब्द की शुरुआत किसने की? हिंदू आतंकवाद, इस शब्द की शुरुआत किसने की? आज सारे समाचार पत्रों में एसआईटी ने जो मालेगांव घटना के बाद गवाह तैयार किए थे और उन गवाहों का जो कोर्ट में बयान है उसका उल्लेख आप देख लीजिए। एसआईटी के लोग इस बात कर रहे थे लोगों को कि कोर्ट में और बयान में आरएसएस के लोगों का नाम, महंत योगीनाथ जी का नाम दे ताकि उनके खिलाफ मामले कायम कराए जाए। पूरे हिंदू समाज के खिलाफ काम करने का काम हमेशा कांग्रेस ने किया है, और आज जब हिंदू हित की बात की जाती है तो इनको एलर्जी होती है। अरे भाई, मैं माननीय राजेंद्र तिवारी से पूछना चाहता हूं, तिवारी जी, कालीचरण जी ने गलत कहा था, आप क्या सार्वजनिक रूप से इस बात को कहेंगे कि भगवान राम को दुष्ट कहने वाला व्यक्ति गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे क्या माननीय तिवारी जी? ब्राह्मणों को दुष्ट कहने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप कार्रवाई की मांग इस डिबेट के माध्यम से आप करेंगे क्या माननीय तिवारी जी? मैं सिर्फ आपको आपका एक भाषण याद दिलाता हूं। रायपुर के गांधी चौक में आपका भाषण हुआ था और आपने भाषण में पूछा था अटल जी का बाप कौन है, जरा नाम बताओ। क्या ये भाषण आपका उचित था? क्या आप ये बताएंगे क्या? शिवरतन शर्मा के खिलाफ शिवरतन शर्मा जी, शिवरतन शर्मा जी, हम अपने विषय तक केंद्रित रहे, क्योंकि नहीं, मुझको बोलने का मौका दीजिएगा।
मुझको बोलने का मौका दीजिएगा, क्योंकि ये मिश्रा जी, मैं इसलिए इस बात को बोल रहा हूँ कि सारी नहीं, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मौका दीजिए। शर्मा जी, महात्मा गांधी का जो अपमान हुआ है, उनके बारे में जो अपशब्द कहे गए, जो अभी आपने बोला कि पूरी भारतीय जनता पार्टी इसकी आलोचना करती, मैं इस बात के लिए आपकी तारीफ करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बताएं सारी चीजों को, पुरानी चीजों को यहाँ पर उसके बारे में डिस्कशन करें। हमारा डिस्कशन यहाँ पर सिर्फ जो उस दिन धर्म संसद हुई और उसमें जो कालीचरण ने जो कहा और महात्मा गांधी जी के बारे में जो अपमानजनक शब्द कहे, उस पर चर्चा करना था। वो आप बहुत व्यक्तिगत होते जा रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो व्यक्तिगत बातें हैं उनके बारे में नहीं, शर्मा जी को मुझको बोलना पड़ेगा। ये नंबरी झूठे आदमी हैं। अगर मुझको कहीं ये बता दे कि मैंने अटल जी के सम्मान के प्रति एक शब्द कहा हो, और जितना सम्मान आप अटल जी को करते हैं उससे कम नहीं करता हूं मैं। आप उनसे कितने बार मिले हैं मुझे नहीं मालूम, मुझे अनेक बार उनसे मिलने का सौभाग्य मिला है। पहली बार, एक तो मुझको बारी बारी से जवाब देने दीजिएगा। इन्होंने जो आदत है इनकी, जो प्रवृत्ति है भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की, उसका पूरी तरह से झूठ बोलो, भ्रमित करने का प्रयास करो। नहीं, मैं मुझको बोलने दीजिए थोड़ा सा, और सुन लीजिए। आपने क्या कहा? गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को भंग करना चाहिए। जिस समय साबरमती में ये बात हुई थी, थोड़ा पढ़ा लिखा करो। आजादी की लड़ाई से तो आपका कोई संबंध रहा नहीं, अंग्रेजों के दलाल के रूप में आप काम करते रहे हैं। आप क्या गांधी के बारे में बात करेंगे? इस प्रदेश के वातावरण को गंदा बनाने के लिए तिवारी जी, हमारी जो चर्चा है, जो डिबेट है, जहां पर है वहीं पर सीमित रखें। जो सांप्रदायिक दंगा कराने की आप कोशिश करते रहे, उसमें तो सफल हुए नहीं। और नगरीय प्रशासन के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने आपको बताया है कि आपकी औकात क्या है। तिवारी जी, शर्मा जी, आप लोग जो हमारी चर्चा का विषय है उस पर ही केंद्रित रहे, क्योंकि ये इन्होंने कुछ ऐसी अशोभनीय बात कही है जो इनके जैसे आदमी को शोभा नहीं देता। तिवारी जी, नहीं, आप दोनों इस तरह से सुनिए ना। बारे में किसी ने कहा है तो इस बात का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि जिन्होंने राम के बारे में कहा उसको जेल में डाला गया। इसी छत्तीसगढ़ में जेल में डाला गया है। प्रज्ञा क्या कह रही है? साक्षी महाराज क्या कह रहे हैं गांधी के बारे में? वो आपकी प्रवृत्ति को बताता है। आप गांधी के बारे में बोलने के लिए, और एक बात ध्यान रखिएगा, राम के बारे में, राम आपके लिए वोट पाने का साधन हो सकता है, मगर हम राम के प्रति आस्था रखते हैं, और इसीलिए अगर किसी एक व्यक्ति ने राम के लिए शब्दों का प्रयोग किया तो उसको जेल में डालने का काम भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया। तिवारी जी, उनके शब्दों से तिवारी जी प्रकट किया है। आप बात तिवारी जी, और इतने ओछे इस कदर का झूठ। तिवारी जी, डॉक्टर मिश्र, मुझको बोलने दीजिए, क्योंकि ये व्यक्तिगत टिप्पणी पे आए हैं तो थोड़ा इनके अच्छे से वस्त्र उतारने दीजिए मुझको। तिवारी जी, मेरी इस चर्चा, तिवारी जी, शर्मा जी, चाहता हूँ, इनको मालूम नहीं है कितने साल से हैं ये और क्या जानते हैं जी। तिवारी जी, सुनिए शर्मा जी, मेरी इस चर्चा कराने का उद्देश्य ये था कि जो महात्मा गांधी जी के प्रति जो भी बोला गया है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये सारे लोगों को इसलिए बिठाया गया कि समाज के हर तबके के जो जानकार लोग हैं वो कम से कम इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करें कि इस तरह की कार्रवाई कभी नहीं हो। इस तरह से महात्मा गांधी के खिलाफ कोई बोलने की हिम्मत ना कर सके, दुस्साहस ना कर सके। इस चर्चा का यह उद्देश्य है, ऐसे व्यक्ति को के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उसको सजा मिले, ये हमारी इस चर्चा का उद्देश्य था और है। लेकिन हम यदि व्यक्तिगत बातों में उलझे रहेंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो डाइल्यूट हो जाता है, आप इसको समझना होगा। खैर, इस चर्चा में आप सभी ने भाग लिया, अपने अपने विचार रखे, और कम से कम सबने ये माना तो कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कानून जो कर सकता है, साथ में पुलिस जो कर सकती है, सरकार जो कर सकती है, वो किया जाना चाहिए, ताकि ऐसे लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बोलने से पहले 4 बार सोचें और कम से कम समाज में एक संदेश जाए कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।